हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 27 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 1 अप्रैल 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक प्राप्त हुए और उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, 33%। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर। लेकिन उन्होंने 130 अंक तो लाया है और 35 अंकों से वो फेल हो चुका है, तो इसका मतलब पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 130 और ये प्लस का 35 यानी 165 नंबर। यानी 33% का वैल्यू ये 165 हो जाएगा। हमसे पूर्णांक पूछा जा रहा है यानी कि 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए हम 35 का 5 गुना है 165। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। तो 100 का भी 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। 500 जो है इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। उस छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। ठीक है, क्या बॉक्स जो है आयताकार का है, इसका मतलब ये जो है बॉक्स कैसा है, घनाभाकार है, क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशन इन्होंने दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पर एक घनाभ बना लेते हैं समझने के लिए, इस तरह से। ठीक है, इसको मिलाएंगे, ये हमारा घनाभ बनकर तैयार हो गया। अगर इसको अधिकतम लंबाई का छड़ी चाहिए तो ये कैसे रखेगा, ये डायगोनली रखेगा। ये एक, अगर ये कोना पे इसका बेस होगा ये छड़ी का, तो इसका टॉप होगा इस कोना पे। ठीक है, इस तरह से इसको रखा जाएगा। तो ये घनाभ का विकर्ण हो गया एक तरह से। तो घनाभ का विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, एल हमारा कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25, बी है 4, 4 का स्क्वायर 16, एच है 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 25, 25 50 हो जाएगा। तो रूट अंडर 50 आया, इसका मतलब क्या, 25 का वर्गमूल 5, उसके बाद बच जाएगा इसमें 2। 5√2 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 9/13वां भाग 54 के बराबर है, उसी संख्या का 7/13वां भाग किसके बराबर होगा। ठीक है, आप सिंपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर संख्या का 9/13 भाग ये है, संख्या क्या होगा 54, ये 13 गुना कर देंगे और नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, अगर आप x मान के बनाएंगे तो x गुना 9/13 बराबर 54, इस तरह से बनाएंगे। तो आपको इतना लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे। और इसका चाहिए इसको 7/13, तो 7/13 हम लोग निकाल देंगे। तो 13 13 कट जाएगा, 9 से इसको कटा देंगे 6 बार में, 6 7 42 इस सवाल का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल में कह रहा है कि ये जो गोलाकार गेंद है इसी को ढाल के शंकु बनाया जा रहा है। बनने का मतलब है कि दोनों का आयतन बराबर है, तो हम लोग भी बराबर कर देंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का व्यास दे रखा है 8, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 पाई हो गया, आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इंटू एच निकालना है तो एच को एच ही रहने देते हैं। इसके बाद गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। देखिए गोला का व्यास 12 दे रखा है, तो आर इसका कितना होगा 6, तो 6 का क्यूब यहाँ लगा देंगे 216। पाई कट जाएगा और नीचे से 3 भी कट जाएगा, 4 से इसको कटा देंगे 4 बार में, 4 से इसको कटा देंगे 54 बार में। तो ये जो एच का वैल्यू आया है कितना आया, 54। 54 ही सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा, आप इसको पहले नीचे वाला ये जो है कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना होगा, यहाँ पर कर लेते हैं 1 प्लस 4 1 का 4 1 5, 5/4 ये हुआ, तो 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे रहेगा। तो 4 जब ऊपर जाएगा तो 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा, नीचे 5 रह गया। ठीक है, अब ये जोड़िए कितना होगा, 5 1 का 5 8, 13/5। ठीक है, तो नीचे वाला वैल्यू हो गया 13/5, ऊपर 1 है तो ये उलट जाएगा। कुल मिला के इन दोनों को पहले आप जोड़ दीजिए, यानी कि 2 + 1 3, और ये जो है यहाँ पर उलट जाएगा, 5/13 हो जाएगा। जोड़ेंगे 13 या 39 5 44/13 जो है इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक 72 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर एक मंदिर के शीर्ष और पाद बिंदु के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री प्राप्त होते हैं। मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है,
ठीक है, मान लीजिए कि ये जो है हमारा एक इमारत है 72 मीटर का, और ये एक हमारा मंदिर है, और ये हो गया हमारा समतल जमीन। ठीक है, अब जब हम ये टॉप बिंदु इमारत के टॉप से अगर ये मंदिर के बेस को देखेंगे इस तरह से, मिला दीजिए इसको, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, सवाल में कह रहा है जब इमारत के शीर्ष से मंदिर के शीर्ष को देखेंगे तब जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री का। तो इसको आप लोग इस तरह से मिला दीजिए, तो ये जो एंगल बना ये बना 30 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों पैरेलल होता है और ये दोनों जो है बराबर होता है। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर, ये 30 है, ये कितना होगा, 90 होगा, ये भी 90 होगा। ये 30 है तो ये पूरा कोण कितना बचा, 60 डिग्री का। 30 के सामने 1 यूनिट अगर होगा तो 60 के सामने कितना होगा, √3। ये रेशियो होता है। ठीक है, अब देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल में ये जो है √3 है तो नीचे वाला भी √3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा, ये बचा 30 डिग्री। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में लगाइए रेशियो, 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने कितना होगा, 3 यूनिट होगा, यानी √3 का √3 गुना। तो ये हो गया हमारा ऊपर से नीचे तक 3 यूनिट का, और ये ऊपर वाला पार्ट है 1 यूनिट का। तो हमको निकालना है ये वाला। ठीक है, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना होगा, यही इसका जो है ऊंचाई होगा। लेकिन सवाल में अगर देखें तो ये इमारत का ऊंचाई कितना दे रखा है, 72 मीटर, तो ये 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 72 मीटर। तो ये कितना गुना है, 24 गुना। हमें चाहिए 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट का कितना होगा, ये 24 गुना है, तो इसको भी 24 गुना करेंगे तो 48 जो है मीटर इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि जो ऊंचाई इसका है वही ऊंचाई इसका भी होगा। ये मंदिर है हमारा, इसका ऊंचाई भी 48 मीटर ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। ए मैन ड्राइव्स 300 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी इन 3 आवर 20 मिनट्स। यानी एक आदमी 300 किलोमीटर का दूरी तय करता है ए से बी तक जाने में 3 घंटा 20 मिनट में। ठीक है, ही रिटर्न्स, वो वापस आता है वही दूरी 4 घंटा 10 मिनट में। द एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी एक्सीड्स द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप। तो कह रहा है उसका जो गति है ए से बी तक जाने में, वो गति उसके पूरी यात्रा के औसत गति से कितना अधिक है। ठीक है, तो हम लोग को औसत गति भी निकालना होगा और ए से बी तक का भी गति निकालना होगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जब ये आदमी ए से चलता है बी की ओर, उसको 300 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 3 घंटा 20 मिनट। तो 20 मिनट को आप बोल सकते हैं 1/3 घंटा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 1/3 कितना होगा, 3 × 3 = 9 10/3 आवर। ठीक है, तो 10/3 से फिर 300 को डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि ये 300 क्या है, दूरी है, और ये नीचे वाला समय है। तो 0 0 काट दीजिए, 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जो है स्पीड है जब वो ए से बी की ओर जाता है। अब वो जो है यहाँ पर देखिए वो रिटर्न होता है, यानी कि मान लीजिए कि ये बी से अब रिटर्न हो रहा है, तब इसका स्पीड कितना होगा, दूरी तो वही रहेगा 300। अब इसका समय लग रहा है 4 घंटा 10 मिनट, तो 10 मिनट को आप बोल सकते हैं कितना, 1/6। 60 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें प्लस का 4 करना, तो ये टोटल कितना होगा, 6 जो कि 24 एक 25/6 आवर। कुल दूरी 300 है, इसको 25/6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 25 से ये कट जाएगा, 25 एक का 25 दुना, यानी कि 12×6 = 72। 72 किलोमीटर प्रति घंटा जब वो बी से वापस आता है, दोनों का स्पीड आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं क्या, 2xy/x + y का। जब दूरी बराबर है तो यहाँ भी दूरी बराबर है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। 2 इंटू पहला स्पीड 90 है, दूसरा स्पीड वापस आने का कितना 72 है, नीचे दोनों को जोड़ के यानी 90 + 72 हो जाएगा 162। ठीक है, 18 से 4 बार में, 18 से 9 बार में, 9 से 10 बार में, तो टोटल कितना हो गया, 10 दुना 20 चौके 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड है। अब ये एवरेज स्पीड और यहाँ पर क्या कर रहा है, ए से बी तक जाने की गति। ए से जब चल रहा है तो उसका गति क्या है, 90 है। तो इन्हीं दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, तो कितना अंतर है, 10 किलोमीटर का। 10 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है, किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते, यदि 12 और x के HCF और LCM क्रमशः 3 और 60 है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दो नंबर है हमारे पास और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ बराबर है, तो हम लोग क्या जानते हैं, दोनों नंबर का गुणनफल यानी 12 गुना x बराबर हो जाएगा इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा 3 है और एलसीएम 60 है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, 12 से कटाएंगे 5 बार में, 5 या 15 जो है इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, एक्स का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, ऐसे कितने धन पूर्णांक ए संभव है जिनके लिए ये जो है सत्य है। ठीक है,
ये सिंपल सा सवाल है, आपको यहाँ से दोनों तरफ से एक एक काट देना है। यहाँ से इसको काट दीजिए तो मिलेगा आपको a लेस देन इक्वल 5। यानी a का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पर देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। a का वैल्यू मैक्सिमम 5 तक जा सकता है, और शुरू कहाँ से करेंगे, मिनिमम 1 से। यानी 1 2 3 4 5 ये पांचों वैल्यू a का पॉसिबल है। ठीक है, 5 से ऊपर जैसे जाएंगे आप ये गलत हो जाएगा। टोटल 5 वैल्यू a का पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त आकृति में BO और CO, BO CO, ठीक है, क्रमशः कोण DBC, यानी DBC ये कोण, और कोण BC ये वाला कोण, ये कोणीय समद्विभाजक है, यानी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, कोण को दो बराबर हिस्सा में ये दोनों काटते हैं। तो x का माप ज्ञात कीजिए, ये वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, ये वैल्यू चाहिए वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर रहे, उनका कोण समद्विभाजक, तब जाके ये कोण निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 90 डिग्री प्लस का कोण a/2, और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस कोण a/2। ठीक है, एक में प्लस करेंगे एक में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला बाह्य कोण समद्विभाजक वाला निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस कोण ए है 52, तो 52 का आधा 26, तो 90 माइनस 26 कर देंगे तो 64 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू निकालना, देखिए सब में गुना में वही दे रखा, आपको दशमलव देखना है। तो यहाँ पर है 2 + 3, यानी 5 अंक यहाँ हो गया, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, 8 5 13 अंक के पहले यहाँ पर गुना करने के बाद दशमलव लगेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर 13 अंक हो रहा है। यहाँ देखिए 3 और यहाँ पर 5, 8 8 5 13 यहाँ पर हो रहा है, और तीनों में वही चीज दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। तो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम 1326 और एचसीएफ 3 है। यदि संख्याओं का अंतर 27 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो एचसीएफ दे रखा है 3, तो इसका पहला नंबर हो जाएगा 3x, दूसरा नंबर हो जाएगा 3y। ठीक है, जिसमें x और y क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम कितना दे रखा है, 1326। अगर यहाँ पर आप एलसीएम निकालिएगा 3x और 3y का, तो एलसीएम कितना आएगा, 3xy, जो कि 1326 ये दे रखा है। 3 से इसको कटा दीजिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूना 6, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू आ गया 442। अब यहाँ कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 27 है। जब हम लोग दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस वाई, इन कॉमन ले लेंगे तो अंतर है कितना, 27, तो 3 से कटा देंगे इसको 9 बार में, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 9। अब कह रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई, यानी कि ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए x माइनस वाई निकाल चुके हैं, एक्स वाई निकाल चुके हैं, तो x प्लस वाई निकालना आसान है। तो फॉर्मूला लगाएंगे अलजेब्रा से, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 4xy, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ से x माइनस वाई देखिए 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, प्लस 4xy, तो xy का वैल्यू देखिए ये है और 4 है, तो दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए कितना आ जाएगा, 1600 और 160, यानी 1760 और 8, यानी कि 1768। दोनों को जोड़िए, ये आ जाएगा 9 और ये 4, यानी कि 1849। अब यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाइएगा तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा, 1849 का वर्गमूल, यानी कि 43, 43। x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर रख दीजिए 3 गुना 43, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 129। तो दोनों संख्याओं का योग 129 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये सब दे रखा है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कहाँ से करें, यहाँ बड़ी कोष्टक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। 5 से इसको कटा देंगे 4 बार में, 4 से इसको कटा दीजिए 4 बार में। ठीक है, अब नहीं कट रहा है, और इधर वैल्यू कितना हो गया, 2 दूना 4 तिया 12, ये वैल्यू हो गया 12 माइनस में, और यहाँ पर आ गया 21 4 25। ठीक है, 25 में यहाँ पर 12 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13, और आगे है माइनस का 2, तो ये वैल्यू आ गया 13 में। ठीक है, और आगे माइनस 2 है, तो दोनों को जब आप गुना करेंगे तो माइनस का 26 आएगा, और आगे देखिए माइनस का 3 है, इन दोनों में भी गुना का संबंध है, तो 26 या 78 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में, तो यहाँ का वैल्यू आ गया प्लस का 78। देखिए लास्ट में माइनस से क्या रहा है, शुरू में माइनस का 102 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 113, और उसमें ये प्लस का 78 करना है, 78 78, तो इनको घटाइए 5 और यहाँ पर 3, यानी कि 35 माइनस में आएगा।
ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ 16 ऑब्जर्वेशंस इज 12, यानी कह रहा है 16 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 12 है। इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 6 ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, यानी इनमें से 6 में से प्रत्येक से 8 8 घटाया जाता है, देन द न्यू अर्थमेटिक मीन इज, तो नया माध्य क्या होगा। ठीक है, ये सिंपल सा है, आपको देखना है कि 8 8 घटा रहे हैं कितनों में से, 6 में से, यानी 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक से 8 हम लोग घटा रहे हैं, तो टोटल कितने घटाएंगे, 8 गुना 6, यानी इतना हम लोग को घटाना पड़ेगा 48। अगर हम लोग सेक्शनों में से किसी को कम कर रहे हैं, किसी को बढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रभाव माध्य निकालने के बाद सभी पर बराबर पड़ता है। तो यहाँ पर 6 में से घटाया जा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव सभी प्रेक्षण पे पड़ेगा, यानी कि 16 प्रेक्षणों पे पड़ेगा। तो टोटल 48 घट रहा है और हमारे पास प्रेक्षण कितने हैं, 16 है, तो सभी पर हम लोग प्रभाव डालेंगे बराबर, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार में ये कट जाएगा, यानी माध्य जो है पहले 12 था, अब जो है इसमें 3 कम हो जाएगा, यानी कि नया माध्य कितना होगा, 9। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 588 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप ऑप्शन से गुणा करके चेक कर सकते हैं, आसान सवाल है, नहीं तो आप इसको जो है तोड़िए। जैसे 588, 8 8 16 5 21, 3 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है, तो आप 12 से इसको तोड़ेंगे, तो 12 चौके 48 जाएगा और 12 नमा 108, और 12 को आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, 3 गुना 4 गुना, फिर ये 49 आ जाएगा। देखिए 4 तो वर्ग संख्या है, 49 भी वर्ग संख्या है, लेकिन 3 वर्ग संख्या नहीं है। इसको वर्ग बनाने के लिए आपको 1 3 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ रहता है कि इसे भाग किया जाए, तो इसी 3 को हटाना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 3 को हटाना पड़ता, तो इसी से इसको डिवाइड भी करना पड़ता। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो आप पेयर भी बना सकते हैं, जैसे 4 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 में, इस 49 को 7 गुना 7 में, और ये 3 तो है ही, ये दोनों पेयर में है, ये पेयर में नहीं, तो इसका पेयर आप 3 से गुना करके बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। ठीक है, देखिए यहाँ 7 वर्ष पहले अगर हम लोग जाएं तो क्या कह रहा है, दो लोग हैं, फादर और सन, तो यहाँ 7 वर्ष पहले पुत्र की आयु से 5 गुनी थी पिता की आयु। अगर हम लोग पुत्र की आयु यानी सन की आयु का x मान लें, तो फादर का कितना आएगा, 5x आएगा। ये 7 वर्ष पहले का है, और यहाँ वर्तमान आयु का योग दे रखा है, तो हम लोग को भी वर्तमान माना पड़ेगा। वर्तमान मानने के लिए दोनों में 7 जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों में 7 हम लोग जोड़ देंगे, 7 7 साल। ठीक है, अब देखिए टोटल योग कितना हो रहा है, सबको जोड़ना होगा, 5 1 6x हो गया, और इधर हो गया कितना, 7 7 14। वर्तमान में इतना योगफल इसका है, लेकिन यहाँ दे रखा है 56 वर्ष, तो इसको हम लोग 56 वर्ष के बराबर कर देंगे। यहाँ से 6x का वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा 42, 6 से कटाएंगे 7 बार में, यानी x का वैल्यू 7 आ गया, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 7 पचे 35, और ये आ गया आपको 7 वर्ष। वर्तमान आयु ही पूछ रहा है, लेकिन ये जो हम लोग निकाले हैं 35 साल, ये 7 वर्ष पहले के माने थे। ठीक है, तो इस वर्तमान माने के लिए इसमें भी 7 जोड़ना पड़ेगा, जब 7 जोड़ेंगे तो 42 साल जो है पिता का आयु निकलेगा, ऑप्शन नंबर 3 में ही है, और इसका भी निकाल सकते हैं, 7 7 जोड़ के 14 साल पुत्र का आयु, ऑप्शन नंबर इसी में है। आगे बढ़, 5,000 की धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यदि समान राशि को समान साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश किया जाता है, तो उस पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक तरीका तो ये है कि आप जो मूलधन है उसमें ब्याज जोड़ के मिश्रधन निकाल लीजिए, फिर मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ले लीजिए, और 2 वर्ष का टाइम दे रखा, तो उसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे यानी वर्गमूल, तो 1 वर्ष का रेशियो निकलेगा, वहां से रेट निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद साधारण ब्याज निकाल लेंगे। लेकिन दूसरा तरीका भी है, क्या है कि अगर ऑप्शन पे नजर डालेंगे आप, तो ये क्या है, 5 2 7, ये देखिए 250 से ये पूरा पूरा कटने वाला डेटा है। 255 क्या है, 3 का मल्टीपल, लेकिन 3 से तो ये नहीं कट रहा है, ये भी 3 का मल्टीपल है, और ये क्या है, 124 दुना, यानी कि ये 31 का मल्टीपल है, तो 31 से ये डेटा नहीं कटने वाला है। और सवाल में कहीं पर भी अप्रोक्सीमेशन जैसा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी लगभग में कुछ नहीं पूछा जा रहा है, तो हम लोग इस तरह से आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं कि यह इसका हो सकता है। लेकिन इसको अगर क्रॉस चेक करना हो तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये 250 जो है 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, यही पूछ रहा है ना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वर्ष कितना होगा, इसका आधा करके, यानी कि 125 पहला साल मिलेगा, दूसरा साल भी 125 मिलेगा।
जब 250 हो गया तो आप यहाँ अगर देखेंगे 250 से कितना ज़्यादा है, ये है 3.125 ज़्यादा। यही मिला होगा पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज, तब जाके ये बन गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर यहाँ से आप रेट निकालिएगा तो आपको मिलेगा कितना, 2.5% रेट। ओके, एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका है कि आप इसका सक्सेसिव जो है इफेक्टिव रेट है वो निकाल लीजिए। जैसे 253.125 रुपया का ब्याज इसको मिल रहा है 5,000 के ऊपर, तो यहाँ से 100% से गुना करके आप इफेक्टिव रेट यहाँ से निकाल लीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कितना परसेंट का 2 वर्ष का इफेक्टिव परसेंट है। उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। दिए गए प्रेक्षणों ये दे रखा है तो इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बड़ी छोटी यानी कि इसको आरोही क्रम में लिखना है क्योंकि माध्यिका पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाए, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या होगा, देखिए के में जहाँ पर सबसे ज्यादा घटा है वो सबसे छोटा नंबर होगा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा 3 घटा, तो ये सबसे छोटा हो गया, यानी k-3 पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपको देखिए, के में यहाँ 1 घटा, यहाँ 1.5 घटा, तो ये वाला पहले आएगा k-k/2। उसके बाद आएगा आपको k-1। ठीक है, अब जो है क्या आएगा, k+1/2। ठीक है, अब जोड़ने के क्रम में जा रहे हैं तो देखेंगे कि सबसे कम जोड़ा गया उसको पहले देंगे, उसके बाद उससे ज्यादा जोड़ा गया वो बाद में देंगे। 1/2 के बाद क्या जोड़ा गया, यहाँ पर देखिए k+2, तो ये इसके बाद आएगा। फिर क्या आएगा आपको k+4 आएगा। उसके बाद आएगा सबसे लास्ट में ये k+4.5, यानी कि 4 सही 1/2। इस तरह से हम लोग जो है आरोही क्रम में इसको लिख दिए। कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्रेक्षणों की संख्या विषम है। तो बीच वाला पद जो है इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका। बीच में कौन सा है, ये k+1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के 70% के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x डिग्री में है, कि ये पूरा है 70%, तो ये कितना होगा, 30% होगा। और ये जो सेंटर पर एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। इसका चाहिए कितना, ये वाला एरिया निकालना, यानी कि x डिग्री का, तो ये 30% है, तो 30% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ये 36 या 108 डिग्री जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। कि यहाँ जो कह रहा है स्टेटमेंट में हम लोग वैसे करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर, दोनों को बराबर कर देंगे, जिसमें आर जो है वृत्त का त्रिज्या है और ए जो है वर्ग की भुजा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो आर स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1/पाई। तो यहाँ से आर बट्टा ए का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट पड़ेगा, यानी कि 1/√पाई। अब पूछ क्या रहा है, वृत्त की परिधि वर्ग का परिमाप, यानी वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। आर का वैल्यू यहाँ देखिए 1 निकाले हैं, 1 दे देंगे तो गुना में ये, इसका अनुपात निकालना है। वर्ग का परिमाप यानी 4 गुना भुजा 4, और इसका वर्ग का भुजा कितना है, √पाई। इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है। तो 2 से इसको कटा देंगे 2 बार में, √पाई से इसको पाई को डिवाइड करेंगे तो √पाई टाइम्स ये कट जाएगा। तो वैल्यू आया हमारा √पाई अनुपात 2, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़िए, इसका मान निकालना तो दशमलव सबसे पहले देखेंगे, 3 अंक के पहले यहाँ है, 3 अंक 2 अंक, यानी 8 अंक हो गया। यहाँ नीचे देखिए 4 3 7 7 1 8 अंक, दशमलव भूल जाइए, अब कटाइए इसको डायरेक्ट। ये देखिए 17 से कट रहा है 17 बार में, 25 से 25 बार में, 81 से 9 बार में, यानी इन तीनों को गुना जब कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। और आंसर जो भी होगा वो पूर्णांक होगा, तो डेसिमल वाला आप हटाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 का मल्टीपल है, 5 2 7 8 15 3 18, 9 का मल्टीपल है, 5 2 7 5 12 3 15, 9 का मल्टीपल नहीं है, हटाइए। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते, एक व्यापारी 52 रुपया प्रति किग्रा के भाव वाले एक किस्म के 20 किलो चावल को 32 रुपया प्रति किग्रा के भाव वाले अन्य किस्म के 60 किग्रा चावल में मिलाता है। यदि वह उस मिश्रित चावल को 44 रुपया प्रति किग्रा के भाव पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये किस क्वांटिटी में मिला रहा है, 20 किलो पहला किस्म चावल है, ठीक है, 20 kg, और दूसरा किस्म का जो चावल है वो मिला रहा है 60 kg। तो यहाँ पर क्वांटिटी का आप रेशियो लीजिए, 20 एक का 20, 20 या 60, 1:3। तो पहला क्वांटिटी वाला जो चावल है उसका रेट क्या है, 52 रुपया, और दूसरा का है 36 रुपया। अब यहाँ से हम लोग एवरेज इसका जो है प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है,
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गुना करिए इधर इधर भी। तो ये हो गया 52 और प्लस का 36 दिया 108, ये हो गया इसका टोटल प्राइस। अब 1 केजी का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इस प्राइस को टोटल क्वांटिटी यानी कि 1 + 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 + 1 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ऊपर 108 + 52 यानी कि ये हो गया आपको 160/4। ये कटाने के बाद आएगा 40 रुपया पर केजी। और इस जो है चावल को 44 रुपया के भाव से ये बेच रहा है। यहाँ पर देखिए 40 का सामान 44 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट है, 4 का, किसके ऊपर, 40 के ऊपर। तो 4/40 यानी 10% जो है इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते, 3/11 का कितना प्रतिशत 1/11 के बराबर है। ठीक है, देखिए ये दे रखा है, इसका परसेंटेज निकालना है इसके ऊपर, तो निकाल देंगे। 1/121 गुना 100 और नीचे आ जाएगा ये बेस वैल्यू 3/11। ठीक है, ठीक है। अगर आपको समझने में कठिनाई तो आप एक्स मान सकते हैं, जैसे 3/11 का x% बराबर 1/121, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। इसको कटाएंगे 11 बार में, तो 3 नीचे है, ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 100/11 या 33, इतना परसेंट जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है 3 सही, 1/33 यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, किसी पार्टी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:3 है। यदि पार्टी में 84 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पुरुष है 4 यूनिट, जबकि सवाल में 84 दे रखा है, ये 21 गुना है। महिला के बारे में पूछ रहा है, इसका भी 21 गुना करेंगे तो 21 या 63 जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी भिन्नों को आरोही क्रम में प्रदर्शित करता है, यहाँ पर ऑप्शन है। क्रॉस गुना कर लेते हैं, 5 या 15, 6 दूना 12 बढ़ रहा है, 8 पंजे 40, 6 7 42, यहाँ भी बढ़ रहा है, 7 7 49, 8 चौके 32 घट गया, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 चौके 24 35 बढ़ रहा है, ठीक है। 5 या 15, 6 दूना 12 घट गया, हटाइए इसको। यहाँ पर 6 दूना 12, 5 या 15 बढ़ रहा है, 7 बजे 35, 6 चौके 24, यहाँ भी घट गया, ये भी हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी ही बचा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि का मिश्र धन 4 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में इतना हो जाता है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि जब चक्रवृद्धि बात रहे तो आपको देखना है कि 4 वर्ष में कितना बन रहा है, 729। ठीक है, ये मिश्र धन दिया गया है यहाँ पर देखिए, और ये 7 वर्ष में कितना बन रहा है, 1331, यानी ये जो रेशियो है 3 वर्ष का रेशियो है। तो यहाँ पर आप ये 3 वर्ष का रेशियो आपको दिया है, आपको 1 वर्ष का निकालना है, और बात है चक्रवृद्धि, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका घनमूल लेना पड़ेगा। जब 729 का घनमूल लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9, और 1331 का घनमूल लेंगे यानी 11, यानी 9 का क्यूब ये है, 11 का क्यूब ये है। ये जो रेशियो आया है ये 1 वर्ष का है। यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं, 2 का ब्याज है 9 के ऊपर, 2/9 कितना हो जाएगा, 22 सही, 2/9%। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़, यदि एक व्यक्ति 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। व्यक्ति को सही समय पर गंतव्य पहुंचने के लिए कितने मिनटों में यात्रा पूरी करनी चाहिए। देखिए यहाँ स्पीड क्या है, व्यक्ति का पहला स्पीड है 45, दूसरा स्पीड है 60। तो यहाँ से कटा के आप स्पीड का रेशियो ले लीजिए, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 15 से 3 बार में और 15 से 4 बार में, ये हो गया इसका स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 4:3 हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो अंतर देखेंगे कितना है, 1 यूनिट का। अब यहाँ देखिए, पहला कंडीशन में उसको 10 मिनट का देरी हो रहा है, दूसरा कंडीशन में 5 मिनट का देरी हो रहा है। कुल मिला के यहाँ जो अंतर है वो है 5 मिनट का, क्योंकि दोनों कंडीशन में देरी ही हो रहा है, यहाँ भी देरी यहाँ भी देरी। अगर एक में देरी होता और दूसरा में वो पहले पहुंच जाता तो दोनों को जोड़ देते। अगर दोनों में सेम चीज रहे यानी देरी देरी रहे तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, या दोनों में पहले पहले रहे तो फिर भी दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट का वैल्यू हो जाएगा 5 मिनट। हमें चाहिए क्या, समय, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। देखिए 1 यूनिट का 5 है तो 4 यूनिट का कितना होगा, 20 मिनट होगा। यानी जब वो 45 के चाल से चलता है तो उसको 20 मिनट लग रहा है, फिर भी उसे 10 मिनट का देरी हो रहा है। उसका राइट टाइम क्या है, 20 मिनट लगता है तो उसमें 10 मिनट देरी है। इसको यानी 10 इसमें माइनस कर दीजिए तो 10 मिनट में ही इसको ये दूरी कवर करना पड़ेगा, तब जाके इसको जो है 10 मिनट का देरी से ये बच जाएगा। ठीक है, तो 10 मिनट जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर। इधर से भी आप निकाल सकते हैं, देखिए
1 यूनिट का 5 है तो 3 यूनिट का कितना आएगा, 15 मिनट। यानी 15 मिनट जब वो लगाता है तो 5 मिनट का उसको देरी हो रहा है, तो समय पर पहुंचने के लिए इसको 5 मिनट कम में यात्रा करना पड़ेगा, यानी कि 10 मिनट में भी 10 मिनट में ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़। ए और बी का अनुपात x12 है और बी और सी का अनुपात 4y है। यदि ए और सी का अनुपात 5:3 है तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ ए x है, बी हमारा 12 है, यहाँ पर देखिए बी 4 है, यहाँ बी 12 है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करिए तो इसमें 3 से जब आप गुना कर देंगे ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3y। ठीक है, अब 12 12 दोनों में बराबर है तो यहाँ से इसी का अनुपात हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ए हो जाएगा x और सी हो जाएगा कितना, 3y। तो 3y ये दे रखा हमारा अनुपात पहले से सवाल में 5:3, यानी कि 5/3। 3 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आया, 1 आया, यानी x और y का अनुपात 5:1 है। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते, यदि ये दे रखा है तो ए और बी के बीच का संबंध पूछ रहा है। हम कई बार आपको बताएं इस तरह से क्या होता है, यहाँ से उठाएंगे दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और राइट साइड में ये और ये दोनों का स्क्वायर का योग, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 जो है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते, ये अकेले किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। लिखते हैं यहाँ पर ए 16 दिन में, बी इसे 12 दिन में। आगे कह रहा है सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है इसको 3 दिन में कर रहा है। कह रहा है सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 48, 16 या 48 हो जाएगा, 12 चौके 48, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16। देखिए ए का 3 है, बी का 4 है और ए प्लस बी प्लस सी का 16 है। सी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 में इन दोनों को घटा दीजिए, यानी कि 4 3 7, तो बचेगा 9। तो सी का समय पूछ रहा तो कितना हो जाएगा, टोटल काम करना है सी को 48, इस इफिशियंसी से 9 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 बार में, 3 से 16 बार में, तो 16/3 यानी 5 सही 1/3 जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि बिटकॉइन का मूल्य प्रत्येक 20 सेकंड में $1 की दर से बढ़ता है तो आधे घंटे में बिटकॉइन के मूल्य में कितने डॉलर की वृद्धि होगी। क्या कि आधा घंटा मतलब क्या, 1800 सेकंड, 1 घंटा में 3600 होता है तो आधा घंटा में 1800 सेकंड होगा, और 20 सेकंड में $1। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 20 सेकंड में ये $1 वृद्धि करता है। क्या इसको 1800 सेकंड में कितना वृद्धि मिलेगा, आप देख सकते हैं 20 का 1800 कितना गुना है, ये है आपको 90 गुना, तो इसको भी हम लोग 90 गुना करेंगे तो $90 जो है इसका वृद्धि निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें वर्ष 2012 में विभाग डी से साक्षात्कार में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या उसी वर्ष में सभी विभागों से एक साथ साक्षात्कार में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या के लगभग कितने परसेंट के बराबर है। 2012 में डी देखना है, 2012 यहाँ डी कितना है 280, इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, उसी वर्ष में सभी विभाग, उसी वर्ष में सबका जोड़ना है, तो 4 3 7 2 9 2 11 4 1500 हो गया इधर, और 50 10 60 एक 1680। ठीक है, तो 1680 हो गया, इसका परसेंटेज निकालना है तो आप 100% से गुना कर सकते हैं, नहीं तो इसको कटाइए, 28 से ये 6 बार में कटेगा। कैसे देखिए, 14 छः के 84, 84 का 2 गुना है, इधर 14 का 2 गुना है, तो आप 1/6 इसका वैल्यू आया। 1/6 मतलब क्या, 16 सही 16.66%। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको फिर डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा। आगे बढ़, शाखा y के लिए किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम था, देखना पड़ेगा हमें कि y है कौन सा, ऑरेंज वाला, और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 12 से 16 तक। तो देखें 12 में y जो है 30 है, और 13 में कितना हो गया 35, यानी यहाँ पर 5 का वृद्धि है, यहीं पर कर देते हैं 5 का वृद्धि किसके ऊपर, इसका बेस वैल्यू 30 रहेगा। और फिर आगे देखिए 35 से 42 हुआ है तो ये 7 का वृद्धि है 35 के ऊपर, फिर 42 से जो है 45 हुआ है तो 3 का वृद्धि है 42 के ऊपर, फिर यहाँ देखिए 45 से 55 हुआ है तो 10 का वृद्धि है 45 के ऊपर। तो निकालिए कहाँ सबसे बड़ा वैल्यू निकलता है, ये आ गया 1/6, यानी कि ये 16.66% के करीब है। ये 7 बचे 35, यानी ये 20% होगी आपको। ये 3 एक का 3 से 14, यानी 1/14 7.28% होता है, और 5 दूना 5 नवा 2/9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 22 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 22 से ही 2/9% इसको आप बोल सकते हैं।
मैक्सिमम यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 2016। आगे बढ़ते हैं। इसमें द प्राइस ऑफ वन स्मार्ट बोर्ड इज मार्क्ड एट 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। यानी कह रहा है कि एक स्मार्ट बोर्ड का जो अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द स्मार्ट बोर्ड इज 2000, यानी अगर ये स्मार्ट बोर्ड का अंकित मूल्य 2000 है, तो कह रहा है कि इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, यानी कि उत्पादन लागत। तो यहाँ देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना दे रखा है, 30%। यानी अगर कॉस्ट प्राइस से 30% हम लोग बढ़ा दिए तो कितना वैल्यू हो गया, 130%। कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100% है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में रुपया में 2000 रुपया प्राइस है, तो 130% जो है ये 2000 का वैल्यू है। ठीक है। अब हमें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी 30% का वैल्यू, तो 30% से यहाँ पर गुना कर देंगे। 0 0 आप काट सकते हैं, 13 से इसको कटाएंगे। 13 1 13, 13 5 65 और 13 चौके 52। ठीक है, 50 हो रहा था, 52 लगा दिए। थोड़ा सा कम जो है गुना करके आंसर लगाएंगे, तो 154 दिया, यानी कि 450 प्लस 12 462 से जो है थोड़ा सा कम आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 461। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।